नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम बूस्टर में आपका एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बताया था पर्यावरण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की थी। परीक्षा में बहुत सीधा सीधा सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत कम समय में अगर ऐसे टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे तो बहुत कम भी पढ़ना पड़ेगा और सटीक टॉपिक्स के साथ में परीक्षा में सहायता भी मिलेगी। हम लोग बात कर रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम के बारे में। तो इकोलॉजी सिस्टम में हम लोगों ने बताया था पर्यावरण से संबंधित कारक के बारे में। तो 4 कारक बताए थे हमने। सबसे पहले जलवायु कारक के बारे में बात करी थी, दूसरा हम लोग मृदीय कारक, स्थलाकृति कारक और जैविक कारक के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जलवायु कारक पढ़ रहे थे और जलवायु कारक में हम लोगों ने तापमान पर डिस्कस किया था और तापमान में प्रकाश संश्लेषण और इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण पौधों से संबंधित था, तो पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के बारे में हमने चर्चा की थी और भी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी, जो कि चर्चाएं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक चर्चाएं थी। आज हम उसी जलवायु कारक का दूसरा जो घटक था हमारा तापमान, उसको लेकर आए हैं। तापमान और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जितना भी महत्व हमारे जीवन में हमारे प्रकाश का है, उससे कहीं कम तापमान का नहीं हो सकता। तापमान का भी उतना ही महत्व है जितना प्रकाश का है। तो हम बात करेंगे तापमान जो है एक प्रकार से ऊर्जा का ही रूप है। तापमान का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर दिया है कि एंजाइम या फिर इसको क्या देते हैं विकर, हिंदी में विकर कहेंगे, इंग्लिश में एंजाइम कहेंगे। तो एंजाइम या विकर की अगर हम बात करेंगे तो एंजाइम जो होता है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच एंजाइम अधिकतम क्रियाशील होता है। हम लोगों के लिए 25 से 35 डिग्री के बीच का जो तापमान होता है वो बहुत अच्छा तापमान माना जाता है, चाहे पौधों के लिए हो या फिर जीवों के लिए हो, सबके लिए। क्योंकि अगर 25 से 35 डिग्री अगर तापमान है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पाचन तंत्र हमारा बहुत अच्छा रहेगा और पौधों के लिए भी ये अच्छा रहता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, आप समझ लीजिएगा 25 से 35 डिग्री के बीच में जो एंजाइम होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे पर एंजाइम जो होते हैं वो अक्रियाशील या अकर्मण हो जाते हैं। ठीक है ना। अक्रियाशील का मतलब होता है कि यहाँ पर क्रिया नहीं करते हैं, यानी नष्ट नहीं होते हैं 0 डिग्री या इससे नीचे। अब आप समझ लीजिए कि जब हमारा खाना वगैरह बनाते हैं तो उसको हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख लेते हैं। तो फ्रिज में क्यों रख देते हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होते हैं, यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, जाहिर सी बात है। जो हमारे जो वायरस होते हैं और जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार एंजाइम्स भी एक्टिवेट नहीं होते हैं, अक्रिय रहते हैं। इसके बाद में 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देखनी होगी, बहुत से बीज व कवक के एंजाइम 110 डिग्री से लेकर 130 डिग्री तक नष्ट नहीं होते हैं, ये भी देखना पड़ेगा आपको, यह आपको बता दिया। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर जाएंगे और वह समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो निश्चित तौर पर तापमान हमारा कम हो जाता है। भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा होता है, 0 डिग्री लाइन होती है, वहाँ से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। आपको पता है कि ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है लंबवत चमकता है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है और जैसे जैसे ध्रुवों पर चले जाएंगे उधर सर्दियाँ बढ़ने लगेंगी और वहाँ पर बर्फ़ भी मिलने लगती है। तो ऐसे भी हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से देख लेंगे कि भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, या फिर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी प्रकार सीधा सीधा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान व जैव विविधता में कमी आ जाती है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आ जाएगी। जैव विविधता जहाँ पर वनस्पतियाँ कम हो जाएंगी, तो यानी जैव विविधता में कमी, जहाँ वनस्पतियाँ कम हो जाएंगी वहाँ पर जीव जंतु भी कम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता में कमी आती जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से जैव विविधता बढ़ती है या घटती है। तो सीधे सी बात है कि घटती है। उल्टा भी पूछ सकता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जैसे भी हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास में जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाने पर, अब देखिए पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में तापमान कम हो जाता है, लेकिन समताप मंडल से ऊपर तापमान बढ़ने लगता है। दोनों आप देखिएगा, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, कहाँ पर, क्षोभ मंडल, क्योंकि हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारी की सारी हमारी जो वायुमंडल की परतें हैं
तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा क्षोभ मंडल में ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होता है, लेकिन समताप मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि ऊपर जाने से अगर टेम्परेचर कम नहीं होता तो बरसात नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर जाने से अगर टेम्परेचर कम होगा तभी नीचे की वाष्प ऊपर जाके ठंडी होकर पुनः वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाती है। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे वाला पॉइंट है, देखिएगा 165 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देख लीजिएगा। नम तथा अधिक खाद वाली भूमि में सूक्ष्म जीव सक्रिय श्वसन द्वारा ताप उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ताप हमारा श्वसन के द्वारा भी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्योंकि ऑक्सीजन ठंडी होती है, वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो गर्म होकर निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने में श्वसन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जीव जगत में बहुत सारे जीव होते हैं और सारे श्वसन प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद में कहीं ना कहीं ताप हमारे प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा होता है। उसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा घटित होता है और पौधे हमारे उत्पादक होते हैं और हम लोग पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उपभोक्ता होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करेंगे तो ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो अधिकतम होता है। मैंने ये बोला कि ये वाला जो तापमान होता है, ये वाला 30 से 35 डिग्री, ये वेस्ट तापमान माना जाता है। यहाँ पर सारी प्रोसेस जो होती है, प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान अधिकतम होता है। इसके बाद 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है। ये भी देख लीजिएगा, 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में अगर वृद्धि हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है। ये भी मुझे देखकर चलना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे श्वसन। जैसे मान लीजिए तापमान में प्रकाश संश्लेषण की बात करी, एंजाइम की बात करी, उसी प्रकार श्वसन पर भी तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। श्वसन 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने से श्वसन प्रक्रिया दर बढ़ती है। समझ लेना ध्यान से, 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान अगर बढ़ेगा तो श्वसन प्रक्रिया बढ़ेगी। इससे ऊपर तापमान पर श्वसन दर घटने लगती है। इंपॉर्टेंट है कि 0 से 30 डिग्री तक तो बढ़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो श्वसन घटेगी। 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर श्वसन दर लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। समझ लीजिए ध्यान से कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर श्वसन दर लगभग 2.5 गुना यानी 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। तापमान अधिक तब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, यानी बाष्पीकरण अधिक होता है, और जब तापमान कम होता है, आर्द्रता अधिक होती है, तब बाष्पीकरण कम हो जाता है। ये तो आपको पता ही है कि जब धूप ज़्यादा होती है तो बाष्पीकरण अधिक हो जाता है, जब धूप कम होती है तो बाष्पीकरण कम हो जाता है। वैसे भी आपको पता है कि जब धूप ज़्यादा होती है और पत्तियां मुरझा जाती हैं पौधे को, वो बाष्पीकरण की वजह से ही होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, तापमान बढ़ने पर खनिज लवण अवशोषण दर बढ़ जाती है, लेकिन उच्च तापमान से अधिक पर इनकी दरें अथवा घट जाती हैं अथवा रुक जाती हैं। ये भी देखना है, आपको समझना है, क्योंकि मैंने से पहले से नोट कर दिया है, सारा कुछ नोट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो पहले से हमने एक एक पॉइंट नोट कर दिया है, इसलिए क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो बात समझ नहीं पा रहा है तो निश्चित तौर पर स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सके। तो ये चीज़ें मैंने पहले से नोट्स कर रखी हैं, ठीक है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं वो जाइलम के द्वारा करते हैं, और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं फ्लोएम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कभी बर्फ बन जाने के कारण कोशिकाओं पर यांत्रिक दबाव पड़ता है और कोशिकाएं फट जाती हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 0 से, देखिए कभी कभी बर्फ अगर बन जाएगी पौधे के अंदर, आपने देखा हो कि फसलों को ठंड से बचाने के लिए, पालों से बचाने के लिए वहाँ पर सिंचाई की जाती है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 से अधिक होती है, इसलिए वो टेम्परेचर को माइनस में नहीं जाने देता है। इसलिए वहाँ की जो कोशिकाएँ हैं उनमें बर्फ़ नहीं बन पाती है, इसलिए बर्फ़ नहीं बन पाती तो कोशिकाएँ फटती नहीं हैं। फसल को पाले से बचाने का सबसे अच्छा नियम है कि उसको सिंचाई या पानी भर दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पौधे को कोशिकाओं के फटने से बचाने के लिए, पौधे की मृत्यु से बचाने के लिए वहाँ पानी भरा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है। समझना ध्यान से, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है, यानी घनत्व बढ़ता है। दोनों में अंतर है
कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटेगा यानी घनत्व बढ़ेगा, और 4 डिग्री से ऊपर तापमान पर आयतन बढ़ेगा लेकिन घनत्व घटेगा। ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। और यहाँ से एक चीज़ और मैंने नोट करी है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये नोट कर लेना, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही से नोट कर दिया हूँ, बाद में आप हमसे नहीं कहना कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात हम लोग टेम्परेचर की कर रहे हैं, सूर्य की बात आ गई, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी में पूछ दिया जाता है क्योंकि पर्यावरणीय भूगोल की बात हम लोग कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन 21 जून होता है। दिन तथा रात की अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। कर्क रेखा पर 21 मार्च होता है, ठीक है ना, ये आप समझ लेना और देख लेना, सबके सामने पहले ही हमने लिख दिया। कुछ विशेषीकृत पौधे होते हैं, पौधे के बारे में हम लोग बात करते हैं। विशेषीकृत पौधे होते हैं, पौधे के बारे में बात करेंगे। विशेषीकृत पौधे की बात करेंगे तो सबसे पहले जलोद्भिदी यानी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में 2 प्रकार के पौधे आ जाते हैं, एक जलमग्न आ जाते हैं, एक जल में तैरने वाले। समझना, जलमग्न मतलब जल में पूरे तरीके से डूबे हुए, और जल में तैरने वाले। तैरने वाले 2 तरीके होते हैं, एक स्वतंत्र प्लावी होता है, एक स्थिर प्लावी होता है। स्वतंत्र प्लावी जो होता है उसकी जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, और जो स्थिर प्लावी होता है उसकी जड़ें जमीन में होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरा कच्छोदभिदी यानी कि हैलोफाइट्स होता है, ये जल स्थलीय पादप है, ठीक है ना। कैसा पादप है? जल स्थलीय पादप है। इसके बाद अम्लोदभिदी है जिसको जाइलोफाइट्स कहेंगे। अम्लीय मृदा के कारण सीमित जल प्राप्त होता है, इसको कहते हैं अम्लोदभिदी या अंग्रेजी में कहने जाइलोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्रोफाइट्स। साइक्रोफाइट्स यानी कि मृदा तापक्रम कम होने के कारण पौधों को सीमित मात्रा में जल उपलब्ध होता है, इसको कहेंगे हम लोग साइक्रोफाइट्स। अगला होता है लवण मृदोद्भिदी यानी कि हेलोफाइट्स। मृदा जल में घुले अत्यधिक लवण के कारण पौधे को सीमित जल प्राप्त होता है। अब यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मृदा जल में नमक ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उन कोशिकाओं में अगर लवण वाला अगर जल जाएगा तो लवण धीरे धीरे उन कोशिकाओं में जम जाएगा, और जमते 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 वहाँ से जो जल पास होने की जो जगह है उसको कम कर देगा। अब ऊपर से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और नीचे से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तो वाष्पीकरण बढ़ने की वजह से पौधे को ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो कोशिकाएँ हैं उसमें नमक पहले से जम गया है, इसलिए पानी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे कभी कभी वो कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसे में ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पौधे के पास में पानी नहीं पहुंच पाता, जल नहीं पहुंच पाता, ऐसे में पौधे की मृत्यु हो जाती है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सैलोदभिदी यानी कि इसको कहते हैं लिथोफाइट्स यानी चट्टानी पौधे, जो चट्टानों पर उगते हैं उसको कहते हैं सैलोदभिदी यानी लिथोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद वाल्कोदभिदी यानी कि सैमोफाइट्स होता है, तो सैमोफाइट्स का मतलब होता है जो बजरी और रेत पर उगते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कर्सोफाइट्स। कर्सोफाइट बेकार सख्त भूमि जो बंजर होती है उस पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कर्सोफाइट्स। और इसके बाद मरुस्थलोभिदी यानी कि कहते हैं एरामोफाइट्स यानी रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं, जो कटीले होते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, ठीक है ना, जो पानी की कमी की वजह से अपनी पत्तियों की जगह कांटे बना लेते हैं और कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको कहते हैं रेगिस्तानी पौधे यानी कि एरामोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइलोफाइट्स। साइलोफाइट्स जो होते हैं सवाना पौधे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्क्लेरोफाइट्स, ठीक है ना, स्क्लेरोफाइट जो होती हैं वो झाड़ियाँ होती हैं। और समोद्भिदी जो पौधे होते हैं ये जहाँ पर मृदा जलवायु सामान्य हो वो समोद्भिदी होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, वायुमंडलीय नमी की बात करेंगे। वायुमंडलीय नमी की बात करेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जलवायु कारक में, तो हम लोग जलवायु कारक में बात करी थी प्रकाश की, आज बात कर रहे थे हम लोग टेम्परेचर की, उसी प्रकार वायुमंडलीय नमी की बात करेंगे। तो वायुमंडलीय नमी की बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक 20 डिग्री तापमान बढ़ने पर वायुमंडल की वायु में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति 2 गुनी बढ़ जाती है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोट इसलिए करी है कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और जो केल्विन होता है उसमें क्या संबंध होता है, C/5 = F-32 / 9 = K + 273.15 ये संबंध होता है। ये इसलिए लिख दिया है, कभी कभी ये हमसे पूछा जाता है फिजिक्स के दौरान, यानी कि जनरल साइंस के द्वारा पूछा जाता है, तो मुझे ये लगा कि इसका यहाँ रख दें तो वो शायद में रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, जंगलों में आर्द्रता प्रिय पौधे जैसे लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे अधिक संख्या में मिलते हैं। अब हम लोग वायुमंडलीय गैसों की बात करेंगे।
ये भी एक जलवायु कारक है। वायुमंडलीय गैस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। वायुमंडलीय गैसों में सबसे पहले ऑक्सीजन 21% पाई जाएगी वायुमंडल पे, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है 78%, जलवाष्प जो होती है 0.05 से 1% तक होती है। आर्गन, अक्रिय गैसों की अगर बात करें तो अक्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अक्रिय गैसों में 0.93। अक्रिय गैसों में आपको पता ही है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारी के सारी आपकी अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसों में आर्गन सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। नियान 0.01%, हीलियम 0.0005% और मेथेन जो होता है वो 0.0017% होता है। भूपर्पटी पर ये इंपॉर्टेंट है कि भूपर्पटी पर ऑक्सीजन 46 से 49% और नाइट्रोजन, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन ओवरऑल 78% पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए भूपर्पटी की अगर हम बात करेंगे तो भूपर्पटी पर जो नाइट्रोजन है वो 0.01% होती है और मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन है वो 65%। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन 65%, अब भूपर्पटी पे ऑक्सीजन 46 से 49%। अब नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% और नाइट्रोजन भूपर्पटी पर 0.1%। तो ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण यानी न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। और नाइट्रोजन जो होती है द्रव नाइट्रोजन, उसमें जो किसी भी पशु या फिर जीव का वीर्य जो होता है ना उसको संरक्षण किया जाता है। अब यहाँ पर स्थान की ऊंचाई की बात कर लें, क्योंकि स्थान की ऊंचाई भी एक तरीके से प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तापमान कम हो जाता है, ये मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर भी वर्षा होती है। प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान गिर जाता है। पहाड़ों पर प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट आ जाती है। पर्वतों की हम बात करेंगे तो पर्वतों का ढलान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्वतों का ढलान, तो पर्वतों के ढलान की अगर हम बात करेंगे, पर्वतों के ढलान की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाता है कि यदि पर्वत का ढलान दक्षिण की ओर है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर पर्वत का ढलान दक्षिण की ओर है तो उस पर अधिक सघन एवं समोद्भिदी पौधे उगते हैं। यही कारण है कि जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह हैं तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पड़ जाती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि उधर से क्योंकि दक्षिण की ओर से मानसून हवाएं भी रास्ते में पड़ती हैं और एक तरीके से धूप भी उधर पड़ती है। और अगर ढलान हमारी उत्तर दिशा की ओर है तो वहाँ पर मरुद्भिदी वनस्पतियाँ उगती हैं, यानी कि मरुस्थल टाइप की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे और उपस्थित होते हैं एक नए टॉपिक।